नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपकी सभी का स्वागत कर रहा हूं और स्वागत कर रहा हूं विजय सरदाना जी का। स्वागत है विजय सरदाना जी। आप सभी से अनुरोध है कृपया मेरी चैनल यानी जयपुर डायलॉग्स और विजय सरदाना जी की चैनल विजय सरदाना इनसाइट्स दोनों को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ती है, 10 सेकंड की केवल, वो उठाएं और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। विजय जी, ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो स्टार प्लेयर था वो तो रिटायर्ड हर्ट हो गया और लोग कह रहे हैं कि उसने खुद ने फ़ोन किया कि भाई मुझको ले जाओ। तो अब ये जो कॉकरोच का जो आंदोलन है ये तो बिल्कुल अलग ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है। आपने तो कई आंदोलन देखे, कवर किए। आपने शाहीन बाग का आंदोलन भी देखा, कवर किया, उसके ऊपर आपने टिप्पणियाँ की। आपने किसान आंदोलन भी देखा। किसान आंदोलन में उनके पास तो कुछ था, मतलब बाहुबल भी था, कुछ थोड़ा बहुत संख्या बल भी था और कुछ उनके पास विषय भी था। तो अब ये जो कॉकरोच जनता दल का जो आज का हाल है उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या टिप्पणी करेंगे? संजय जी, आपको सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हुआ क्या है सर, जब से सोशल मीडिया आया है, जो जमीन पे आंदोलन होते थे वो अब शिफ्ट हो गए हैं साइबर स्पेस में। कॉकरोच जनता पार्टी हो या किसान आंदोलन हो या जितने अभी लेटली आंदोलन हो रहे हैं, सबसे बड़ी गलती वो क्या कर रहे हैं कि वो तो कैमरे के सामने बड़ी जल्दी आना चाह रहे हैं। और होता यह है कि कैमरे के सामने जब आप आते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, करप्शन का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, किसानों का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, आम आदमी की बहुत सारी समस्याएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन हो क्या रहा है सर, इस पूरे आंदोलन के तर्ज पे ये पूरी पार्टी बनी कहां से थी? ये पार्टी बनी थी सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का एक पोस्ट हुआ, एक मतलब कि चीफ जस्टिस के कमेंट्स के बाद एक कमेंट हुआ, लोगों ने उसको लगातार सब्सक्राइब किया, एंडोर्स किया, एक मूवमेंट खड़ा हुआ और उस मूवमेंट को एक सोशल मीडिया इवेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब प्रॉब्लम यही है, और इस समय भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या ऑपोजिशन को मैसेज नहीं मिला? जब ये कॉकरोच पार्टी बनी थी उस समय का मेरा वीडियो देखिए, सेम डे का। क्या भारत का ऑपोजिशन एक बार फिर चूक रहा है? क्योंकि ये मुद्दे तो ऑपोजिशन को उठाने चाहिए थे। ऑपोजिशन सो रहा है। एक थर्ड पार्टी, एक व्यक्ति जो विदेश में बैठा है, उसने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली, उसके पीछे फॉलोअर्स खड़े हो गए और फिर वो आज आंदोलन हमें जंतर मंतर पे देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या हो गई है सर कि ये मुद्दे अगर जल्दबाजी ये लोग ना करते और युवा शक्ति को इकट्ठा करते, आपके पास सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आपके पास इतने सारे यूथ फोरम्स हैं, आप वहां पे पहले लोगों को इकट्ठा करते, उनको मोटिवेट करते, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आप स्लोली बिल्ड करते, तो ये देशव्यापी एक आंदोलन बन सकता था। लेकिन इन सबको पब्लिसिटी की बहुत जल्दी है। यही किसान आंदोलन में हुआ। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी मैंने इनको ये कहा था कि किसान आंदोलन के नेताओं को किसान कानून पढ़ के ये बताना चाहिए कि कौन सी लाइन गलत है, किसान विरोधी है, और सरकार के साथ बैठ के उस पे समाधान की बात करो। तो लगता कि आंदोलन एक लॉजिकल दिशा में जा रहा है। नहीं जी, तीनों काले कानून हैं और जो जिनको कैमरे के आगे अचानक आने का शौक हो गया था, एक रात रोए, कैमरे ने पब्लिसिटी दी, वो रातों रात हीरो बन गए। उसके बाद सारे नेता कैमरे के सामने आने लगे, क्योंकि जो जितना कैमरे के सामने ज्यादा आएगा वो उतना बड़ा नेता। क्राइटेरिया ये बन गया। और जब भारत सरकार ने अगली बार जो इन्होंने नेता बनने की कोशिश करी, आंदोलन किया, तो उन्होंने दिल्ली के आसपास ही नहीं आने दिया। मतलब उनको कैमरा मिला ही नहीं।
और कैमरा नहीं मिला तो वो आंदोलन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, देश को पता ही नहीं लगा। यही स्थिति सॉरी कॉकरोच पार्टी की है। इन्होंने यूथ के मुद्दों को ना उठाते हुए उसको एक प्रेशर ग्रुप के रूप में इस्तेमाल किया कि चलो हम यहां पे आंदोलन करेंगे, मीडिया कवरेज करेगा और बाकी चीजें होंगी तो हमारा आंदोलन सफल होगा। यहां पे ये लोग चूक गए। और फिर हमेशा आपको एक नेता चाहिए होता है। अब अन्ना हजारे इज ऑलमोस्ट लाइक 90 years क्लोज, मे बी 85-90। अब उनकी क्षमता नहीं है 89 और है कोई सर। ऐसा, हाँ 89 के 89 आसपास है। 89। तो 89 के आसपास जिस व्यक्ति की है वो तो अब आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना एक बार कार्ड खेल चुके हैं। अब हिंदुस्तान में इनको कोई क्रेडिबल नेता नहीं मिला। आप सोचिए हिंदुस्तान के लीडरशिप की ट्रेजेडी। हमारे देश में कोई ऐसा सोशल लीडर नहीं है, पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिसके पीछे जनता खड़ी हो सके। एक भी नहीं है। स्थिति ये देखिए आप। और हुआ ये कि एक व्यक्ति जो पहले ही प्रदर्शन कर रहे थे लेह में, उनका थोड़ा गुडविल उनको लगा, उनको इन्होंने बुलाया और वो आमरण अनशन से पे बैठे। थोड़ी बहुत लास्ट के 2-3 दिनों में पब्लिसिटी होने लगी, क्योंकि जब स्थिति बिगड़ी यूट्यूब में और बाकी जगह पे उस पे सोशल मीडिया पे चर्चा शुरू होने लगी। तो आज स्थिति ये है कि उनको पुलिस लेके गई है हॉस्पिटल, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि डे टू डे मॉनिटरिंग होगी, एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप है हिंदुस्तान में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो सोशल लीडरशिप हो, चाहे वो फार्मर्स लीडरशिप हो, चाहे वो यूथ लीडरशिप हो, उन्होंने जमीनी हकीकत पे काम करना बंद कर दिया है। मीडिया का जमाना है। अगर आपके पास मेनलाइन मीडिया साथ नहीं दे रहा है, और मेनलाइन मीडिया हमेशा सत्ता का साथ देगा क्योंकि सबको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो उसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। आज सत्ता बदलेगी तो कल जो कुर्सी पे आएगा मीडिया उसका गाना गाएगा, क्योंकि उन सबको ऐड चाहिए। तो वो तो सत्तारूढ़ दल के साथ रहेंगे, चाहे कोई भी हो। वहां पार्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, वहां कोई लॉजिक नहीं। वो भारत का मेनलाइन मीडिया पूरी तरह से लॉयल है। उस मीडिया को हमेशा सत्तारूढ़ दल के साथ ही रहना है, उसकी लॉयल्टी में कभी बदलाव नहीं आता है। अब रही बात बाकियों की, बाकियों के लिए बचता है सोशल मीडिया। तो ये है सर, जबकि मतलब आप मुद्दे ये कह इतने, रहे हैं कि गांधी जी के जितने भी अनुयायी बचे हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो 25-30 दिन की भूख हड़ताल कर सके? सर गांधी जी के अनुयायी है कहाँ? या तो सरनेम है, या तो सरनेम है, वो भी गांधी जी का डीएनए नहीं है उसमें। और दूसरा, या नहीं, फिर वैसे सबको फोटो। वैसे गांधी जी भी सोच समझ के और देख संभाल के ही भूख हड़ताल करते थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ कर लेते थे, हिंदुओं के खिलाफ कर लेते थे, जिन्ना के खिलाफ नहीं किया कभी उन्होंने। सर मैंने कहा ना सर कि हर एक की अपनी कहीं ना कहीं लॉयल्टी होती है, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ और होता है। तो बहुत सारे फैक्टर है। इसीलिए मैंने कहा ना कि सर जो मेन लाइन मीडिया है वो पूरी तरह से लॉयल है सत्तारूढ़ दल पे। आज बीजेपी सत्ता में है, वो उनके साथ लॉयल है। कल को कांग्रेस आएगी, वो उसके साथ लॉयल होंगे। परसों अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे, वो आपके साथ लॉयल हो जाएंगे। दे आर वेरी क्लियर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस का सवाल है। बाकियों के लिए सोशल मीडिया है, 12 करोड़ चैनल है सोशल मीडिया पे, हर एक को कंटेंट चाहिए, आप खींचते रहिए, डालते रहिए। मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। सर आज अगर यही लोग, बहुत कल एक आपको ध्यान है, कल एक पूरा इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चला इनका जबरदस्त। ऑब्वियसली इट वाज अ पेड ट्रेंड, और ये तो कोई दबी छिपी बात भी नहीं है। सबको पता है कि ये लोगों को पेमेंट ऑफर कर रहे हैं इनके फेवर में वीडियो बनाने के लिए। तो ये इस तरह के जो मूवमेंट हैं वो सोशल मीडिया पे भी तो कहाँ टिके हुए हैं। सोशल मीडिया पे भी तो आर्टिफिशियल सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइबर्स, आपके क्या बोलते हैं, बॉट सब्सक्राइबर्स, बॉट फार्म्स, और ये तरह तरह के स्कैंडल्स चलते रहते हैं।
ऑर्गेनिक हम में और आप में, तो चलिए हम लोग तो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स वाले हैं, लेकिन ये पब्लिक के पास ये जानने का क्या है तरीका है कि भाई कोई जो ट्रेंड चल रहा है वो पेड है या कि ऑर्गेनिक है? सर देखिए, जनता समझती है। अगर जनता इमोशनली किसी चीज से कनेक्ट होती है तो उसका एक रिस्पॉन्स अलग होता है, जनता उसमें रिएक्ट करती है। एक तो होता है कि आप सब्सक्राइबर्स बनाते रहिए, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर कर ली। देखिए क्लासिक चीज है ना सर, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनका आप देखोगे कि 10 मिलियन, 14 मिलियन, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और जब उनके पोस्ट पे वीडियो देखो तो वो देखने वाले होते हैं 50,000, 30,000, 40,000। अरे तो नहीं, 14 50,000, मिलियन का 30,000, सर तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। कई बार तो पता नहीं, 1,000 मैं भी नहीं देखता होते नहीं हैं। हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर हम अगर मान लीजिए हमारे 7.5 लाख के करीब हैं, हम वीडियो डालते हैं, तो ऑन एवरेज मेरा 25% जो वीडियोस हैं, मैं हिसाब देख रहा था, 25% जो मेरे वीडियोस हैं वो 1 लाख से ऊपर जाते हैं। मतलब हर चौथा वीडियो ऊपर जाता है, 1 लाख को क्रॉस करता है। ऐसे भी वीडियोस हैं जो 14 लाख, 13 लाख, 10 लाख गए हैं, और एक पैसे का ना हमने कहीं से स्पॉन्सरशिप है ना एडवर्टाइजमेंट है, प्योर कंटेंट है। जनता को भरोसा है, जनता आती है, देखती है, अपने रिएक्ट करती है। तो कहने का मतलब बहुत क्लियर है सर कि अगर मुद्दा लॉजिकल है, अगर मुद्दा सेंसिबल है, जनता साथ देती है। अदरवाइज आप 15 लाख, 20 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे रहिए और उस पर कोई देख नहीं रहा, कमेंट नहीं कर रहा, और देखने के बाद भी कमेंट नहीं आते। हमारे को तो कमेंट इतने आते हैं, दैट इज वेयर वी फील कि पीपल आर एंगेज्ड विद अस। लेकिन जहां पे कमेंट ही नहीं आते, सिर्फ लोग एंटरटेनमेंट के लिए देख जाते हैं। मैं एक बार किसी को पूछ रहा था, मैंने कहा यार किसी चैनल के वीडियोस में मैं देखता हूं कि 1 मिलियन व्यूअर्स, तो किसी ने मुझे कहा कि विजय जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, पता है ये 1 मिलियन जो व्यूअर है इसमें ड्यूरेशन ऑफ व्यूअरशिप कितनी है? मैंने कहा मेरे को कोई आइडिया नहीं। कहता 1 से 2 सेकंड। लोग आते हैं, देखते हैं, आगे निकल जाते हैं, देखते हैं, आते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि वो काउंट हो जाता है जो व्यूअरशिप में आ गया। तो मिलियन जरूर है, लेकिन व्यूअरशिप 1 से 2, 3 सेकंड की है। तो कम से कम आपकी लोग 6, 7, 8 मिनट देखते हैं, तो इसका मतलब कुछ कंटेंट दिखता है उनको। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्योरली सोशल मीडिया तो रिफ्लेक्ट करता ही है सर कि जनता किससे जुड़ी हुई है। तो बाकी तो सर हर आदमी को पब्लिसिटी का अधिकार है। भारत का संविधान पूरी आजादी देता है कि आपको जो बोलना है बोले, और देखने वाले को भी पूरी आजादी है, देखें या ना देखें। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ व्यूअरशिप दोनों ही इस देश में संविधान में है। तो चल रहा है, देश चल रहा है। जी, तो अब आपको क्या लगता है ये जो भाई लोग जो हैं इनका आंदोलन अब और कितने दिन चल पाएगा सोनम वांगचुक के बिना और भूख हड़ताल के बिना? भूख हड़ताल के सर बिना तो देखिए, इससे जितनी मुद्दा क्या है, मैं एक चीज कह रहा हूँ सर, मुद्दा जो है, क्योंकि इट वाज नेवर अबाउट भूख हड़ताल। जो लोग वहाँ आ रहे थे वो ब्रेड पकोड़े के लिए आ रहे थे, छोले भटूरे के लिए आ रहे थे। सर मैं मान लेता हूँ वो सब ठीक है। मैं दूसरी बात कहता हूँ सर, आप मुद्दा क्या लेके बैठे हो? मुद्दा लेके बैठे हो कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कराओ। नहीं, अच्छा क्या आज ये चेंज हो गया समझ, मुद्दा। आज मुद्दा चेंज हो गया। आज मुद्दा है आज क्या कर नरेंद्र रही मोदी को रिजाइन कराओ। है? सर वो तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं सर। हम्म, कॉलेज के अंदर जब हम पढ़ते थे, जब नया सेशन शुरू होता था ना जून जुलाई में, समर वेकेशन के बाद, तो हमेशा स्टूडेंट्स को एक ही एजेंडा होता था, यार छुट्टियां लंबी खींचो, क्योंकि कॉलेज आने का किसी का मन नहीं करता। तो जैसे ही सेशन शुरू होता था, पहला एजेंडा होता था यूनिवर्सिटी में हड़ताल। ठीक है सर। अब हड़ताल घोषणा कर दी, लोकल न्यूज़पेपर है वो छाप देते थे, वाइस चांसलर को स्टूडेंट यूनियन ने ज्ञापन दे दिया। अब डिमांड क्या है सर? उसमें 50 डिमांड है। पहली डिमांड प्रधानमंत्री बदलो, दूसरी डिमांड सीएम बदलो, तीसरी डिमांड वीसी बदलो, चौथी डिमांड हवाई जहाज के किराए आधे करो, पांचवी डिमांड बसेस फ्री करो, छठी डिमांड स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज का होना चाहिए। कोई लॉजिक है सर इस डिमांड का? वो इसलिए कि साहब हमारी मांगे मानी नहीं जा रही, तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। 10-15 दिन ये चलता था तमाशा, फिर वो हड़ताल विड्रॉ हो जाती थी, फिर क्लासेस शुरू हो जाती थी, क्योंकि वो हमें मांगों से कोई लेना देना नहीं था।
हमें सिर्फ वहां पे छुट्टियां एक्सटेंड करनी होती थी। अब पीएम को बदलो, सीएम को बदलो, वाइस चांसलर को ज्ञापन दे रहे हो, उसमें लिखो वीसी को बदलो, क्या लॉजिक है सर? तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के जो ज्ञापन है ना पॉलिटिशियंस के या जो आंदोलनकारी हैं, उनके ज्ञापन धरातल से अलग है। अगर यही लोग यही कहते कि साहब कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा हो गई है, इसको कम करो, हमें इससे ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए, मेडिकल में इतनी महंगी फीस हो गई है जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको कम करो, लॉजिकल डिमांड अगर करते, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाओ, आप हमें टीचर्स दो, ये लॉजिकल डिमांड्स हैं जिसको सरकार को सुनना पड़ेगा, समाज साथ देगा कि बात तो सही कह रहे हैं बच्चे। हम वो बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मंत्री हटाओ, प्रधानमंत्री हटाओ, राष्ट्रपति हटाओ, हवाई जहाज के किराए कम करो। अरे जो जिस काम के लिए तुम हो उसकी तो तुम बात नहीं कर रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम हकीकत से हट जाते हैं और इस तरह का आंदोलन करते हैं तो समाज नहीं जुड़ता है। आज अगर मेरे को एक बार बताइए सर, इतने सारे लोग हैं, कभी मिलावटी खाना बंद हो, कभी आपने हड़ताल देखी? क्या कभी किसानों की आपने हड़ताल देखी कि साहब हमें अच्छा बीज मिलना चाहिए, क्या हमें अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही? एक जमाने में हुआ करता था जब वो आपके शेतकारी संगठन वगैरह एक्टिव थे। सर मैंने क्या बोला, वो डीएनए नहीं है अब, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। अगर आप जोशी जी की बात कर रहे हैं, शरद जोशी जी की, जी। जब वो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने उस समय सरकार पे दबाव डालने के लिए एक शैडो कैबिनेट बनाई थी और उस कैबिनेट में मैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर था। अच्छा। शैडो कैबिनेट बनाई कि हम अपना एक एजेंडा देंगे सरकार को कि आप सरकार चला रहे हो, हम शैडो कैबिनेट है, हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को उन्होंने बुलाया और कहा कि विजय तुम्हारी जिम्मेवारी है फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, बताओ फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय हिंदुस्तान का कैसे चलना चाहिए। हमने पूरा चार्टर बनाया उसका। तो कहने का मतलब क्या है सर? और वो तो पूरी तरह से जो आपके किसान कानून जो बने थे उसी तरह के कानून चाहते थे। उन्होंने कहा कि आप किसानों को बांधते क्यों हो, किसान सरकार के भरोसे क्यों रहे, किसान को बाजार से जोड़ो। उनका एजेंडा बहुत क्लियर था कि भाई पैसा तो बाजार दे रहा है ना, कंज्यूमर दे रहा है, कंज्यूमर। मेरा फोकस ये था उनके साथ डिस्कशन में, शरद जोशी जी के साथ, आप ये सुनिश्चित करो कि जितना पैसा कंज्यूमर खर्च रहा है उसका कम से कम 70% किसान तक पहुंचना चाहिए। कानून और सिस्टम ऐसे होने चाहिए। मंडियां किसानों के हवाले करो, प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, वो जब आप एक अमूल चला सकते हो तो बाकी एरिया में किसानों को आपने बाहर क्यों रखा हुआ है? कोऑपरेटिव्स के अंदर किसान क्यों नहीं है बोर्ड्स पे? और अगर वहां पे हैं तो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस क्यों है? तो कहने का मतलब यह है कि आप किसानों को जब तक बाजार के साथ जोड़ के एम्पावर नहीं करोगे, पूरी जिंदगी किसान सब्सिडी का मोहताज रहेगा, और जब तक किसान सब्सिडी का मोहताज रहेगा वो पॉलिटिशियंस के हाथ में खिलौना बना रहेगा। ये लॉजिक है, क्योंकि रिसोर्सेज सरकार देगी और सरकार से जब रिसोर्स चाहिए तो किसान को हाथ जोड़ के खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन अगर किसान बाजार से जुड़ जाता है तो ये किसान अपने आप में एक इकोनॉमिक पावर बन जाएगा, वो फिर पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगा। और जब वो इकोनॉमिक पावर बनेगा तो पॉलिटिकल और सोशल पावर उसके दाएं बाएं घूमेगी, जो कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चाहता है। इसीलिए किसान को बाजार से नहीं जोड़ने दिया जाता है कि इनको बाजार से दूर रखो, क्योंकि अगर शेर के मुंह में खून लग गया तो फिर इसको काबू कौन करेगा? सवाल ये है। तो ये एक रणनीति के तहत किसानों को बाजार से दूर रखा जाता है, और किसान नेता इस बात से खुश रहते हैं कि सब्सिडी मिल रही है मतलब सरकार हमारी सुन रही है। अरे आप खुद अपने आप को सरकारों के आगे गुलाम बना रहे हो। सरकार आज की तारीख में, क्लासिक एग्जांपल देखो ना सर, इथेनॉल का मुद्दा। सरकार सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर की, सरकार सब्सिडी दे रही है चावल के ऊपर फूड सब्सिडी के नाम पे, और वो चावल दिया जा रहा है इथेनॉल बनाने के लिए एनर्जी के नाम पे।
और फिर किसान कहता है कि साहब मेरे को पेट्रोल चाहिए तो उस पर लगता है 40% टैक्स। मजा देखिए आप, सरकार यहां आपको दे रही है सब्सिडी और वहीं पेट्रोल पे 40% और डीजल पे 40% टैक्स लेके उसी किसान से वसूली कर रही। ये हमारे नेताओं को समझ ही नहीं आता कैलकुलेशन, और ये बड़े खुश होते हैं सब्सिडी मिल गई। अरे सब्सिडी तुम्हें पंगु बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका। तो ये जब तक हम हकीकत पे नहीं जाएंगे तो ये तो सर सामाजिक और राजनीतिक खेल चलते रहेंगे, चाहे वो कॉकरोच पार्टी हो, चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन हो। थोड़ा सा एक स्मार्ट आदमी केजरीवाल निकला था जिसने मौके का फायदा उठाया, लेकिन अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, जरूरत से ज्यादा लालच कर लिया, ओवर एम्बिशियस था, लेस पोटेंशियल था और अपने ही ट्रैप पे फंस गया। तो ऐसी गलतियां होती हैं और आंदोलन खत्म हो जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर। और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या ट्रंप जो है उन्होंने कसम खा रखी है कि नहीं, भारत से तो संबंध सुधारने ही नहीं है, भारत को तो हमें मारना ही मारना है, हम तो पाकिस्तान की गोद में ही बैठेंगे और बातें बड़ी मीठी मीठी करेंगे और काम सारे उल्टे करेंगे। अभी जो लेटेस्ट बिल ला रहे हैं सेनेट में, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? 100% टैरिफ ऑन सिलेक्टेड कंट्रीज। सर इस पे मैंने एक वीडियो बनाया मेरे चैनल पे, दर्शक डिटेल में जा सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा वो एक्ट जो है वो एनालाइज किया लाइन बाय लाइन कि उसका एजेंडा क्या है और कैसे। इंटरेस्टिंग बात क्या है सर उस पूरे प्रोसेस में? एक बात तो आप समझिए कि ट्रंप साहब के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी अगर कोई सिरदर्दी है तो वो है भारत। चाइना उनसे आगे निकल चुका है, चाइना उनके काबू में नहीं, तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और चाइना चाहेगा तो अमेरिका का बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। रेयर अर्थ के मामले में हम देख चुके, बाकी जगह भी हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ रशिया उनके काबू में नहीं है, अपने आप में एक हिसाब से इंडिपेंडेंट फोर्स है, और रशिया चाइना मिलकर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को नचा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ट्रंप साहब के लिए जो गले में हड्डी फंसी हुई है वो है भारत। अब वो ना निगले जा रही है ना उगले जा रही है, क्योंकि उनका जो पूरा एजेंडा है लोकल इकोनॉमी में वो है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में भारत का बाजार उनको चाहिए, वो डेस्परेट है। अदरवाइज उनको भारत से कुछ नहीं चाहिए। हम गलत फहमी में है कि अमेरिका इज लुकिंग फॉर इंडिया। अमेरिका को सिर्फ डंपिंग ग्राउंड चाहिए और वो है भारत। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जहां हम अमेरिका को दबा सकें। कुछ लोग बोलते हैं टेक्सटाइल, कुछ लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल, ये सब चीजें बनाना कुछ मुश्किल नहीं। आप मलेशिया चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, अमेरिकन सरकार अगर वहां ऑर्डर देगी ना कि 3 महीने में मुझे जेनेरिक मेडिसिन चाहिए, तो जितनी वहां फैक्ट्रियां हैं अपने आप को FDA सर्टिफाई करवा लेंगी और बना के चाइना से केमिकल खरीदेंगे, गोलियां बना बना के बेच देंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम कर क्या रहे हैं? फॉर्मुलेशन के साथ फैक्ट्रियां लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं। चाइना आपको मशीन भी दे देगा, चाइना आपको केमिकल भी दे देगा, पैकेजिंग मटेरियल भी दे देगा, आप कर लीजिए। भारत के पास ऐसा कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं है जो अमेरिका की नीड हो। अमेरिका की एक ही नीड है, वो है भारत का बाजार। और भारत का बाजार मोदी साहब आसानी से दे नहीं रहे, और उसका कारण बहुत सिंपल है। क्योंकि राजनीतिक सीरियसनेस अगर हम देखें, राजनीतिक कॉस्ट अगर हम देखें, नहीं तो बाजार उनको खाली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही चाहिए या और क्षेत्रों में भी चाहिए? वैसे भी वो आजकल बनाते क्या हैं और क्षेत्रों में? कुछ नहीं बनाते। और क्षेत्रों में नहीं है ना सर, मेनली एग्रीकल्चर। उनकी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर। अब तो केवल और केवल वो डिजाइन और इनोवेशन से पैसे बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो वो पहले ही आउटसोर्स कर चुके हैं। सर अब तो डिजाइनिंग भी चाइना में हो रही है। डिजाइनिंग के लिए तो आपको कुछ चाहिए नहीं, तब तो आप तो क्लाउड पे होना है सारा काम, उसके लिए कौन से आदमी चाहिए? तो AI आने से और आसान हो गए। तो वो भी बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट सेंटर नहीं है, वो IPR का खेल है। प्रोटेक्शन अमेरिकन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में उनको वो
अपना आईपीसी के तहत मिल जाता है, तो इसीलिए वो आईपीआर पे खेल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उनको भारत का कृषि बाजार चाहिए, और मोदी साहब वो दे नहीं सकते क्योंकि उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और पॉलिटिकल कॉस्ट ज्यादा होने के कारण भारत सरकार को अब ये बात चैलेंजिंग लग रही है कि अगर हम नेगोशिएट भी करेंगे तो क्या देंगे और क्या लेंगे। हम अमेरिका से चाहते हैं कि आप हमारा मैन पावर ले लो, हमारे यहां से थोड़ी बहुत कमोडिटीज ले लो, हमें बाजार दे दो, कस्टम ड्यूटी कम कर दो, वगैरह वगैरह। ये तो हम चाहते हैं, लेकिन हम देना क्या चाहते हैं ये हमें नहीं पता। हम उनको कह रहे हैं हमसे टेक्सटाइल ले लोगे तो नहीं चाहिए, आप दवाई ले लो, हमें कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं हमें आपका एग्रीकल्चर चाहिए, हम कहते हैं हम नहीं देते। तो उनका ठीक है, आप एग्रीकल्चर नहीं देते, बाकी भी नहीं मिलेगा, घर जाओ। तो इसीलिए पूरी कहानी अटकी हुई है। अब अगर कहीं समझौता होगा तो मुझे जो लगता है वो ये, जहां पे दोनों का हित साधा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका विल एक्सपोर्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी टू इंडिया, इन रिटर्न इंडिया में इसकी भी एक्सपोर्ट। जरूरत नहीं सर। अरे डिफेंस और स्पेस तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, और सर डिफेंस अभी और भी स्पेस फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में मजे की बात है। मैं थोड़ा सा इस पे देखा है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि डिफेंस जो है वो एक साल में आप ये देखें 2.4 बिलियन डॉलर से 4 बिलियन डॉलर पे चला गया, और चांसेस ये हैं कि अगले 4 साल में ये सीधा जाएगा 12-15 बिलियन डॉलर पे। और टेक्नोलॉजी जो है वो कतई नहीं आ रही आपके अमेरिका से। लेटेस्ट तो आपने देख ही लिया ना, इसराइल कह रहा था अब हम अब यूएस में नहीं बनाएंगे, अब हम यहाँ बनाएंगे। इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू सर ये अमेरिकन सब होने मिलिट्री के बाद इंडस्ट्रियल नहीं। कॉम्प्लेक्स MIC। अच्छा नहीं, मैं इसमें आपसे थोड़ा समय चाहूँगा। वो ये है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो आ रही है, आपकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो बहुत लिमिटेड है। वो देते नहीं, उन्होंने अपने इतने टफ लॉज बना रखे हैं, वो कुछ आता नहीं है। एक इंजन जो है वो GE के लिए तमाशा इतना कर रखा है उन्होंने, ये हमारा पूरा का पूरा जो तेजस का प्रोग्राम है वो डिरेल हो रहा है। The only thing that we have not been able to manufacture is जी जेट इंजन ऑफ सर्टेन वेराइटी। जो बाकी जो नीचे वाले जो जेट इंजन है ना, वो हम सब बना रहे हैं हमारी मिसाइल वगैरह के लिए, और इनके लिए जहाँ भी, और कुछ आपके ड्रोन्स के लिए जो आपके ड्राई थ्रस्ट इंजन वगैरह है वो सब बना रहे हैं। खाली वेट थ्रस्ट इंजन अभी तक हमारा परफेक्ट नहीं हो पाया, वो भी हो जाएगा 2-4 साल। तो मैं एक वही तो तो ये, कह दूसरी स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी आज की डेट में $8 बिलियन है। आपने देखा होगा वो आर्टिकल जिसमें कह रहा है कि साहब की इसरो के इंजीनियर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो वो $8 बिलियन का स्पेस मार्केट जो है, इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो टू $40 बिलियन इन अनदर 5-6 ईयर्स। इसमें अमेरिका की हमें कोई जरूरत नहीं है, कतई नहीं। इसलिए अमेरिका मैं वही परेशान है, हमसे नहीं ले रहे। तो जब अच्छा आपसे नहीं, लो तो आप पंगे करते हो, फिर कहते हो हमसे ले नहीं रहे। मैं वही कह रहा हूं ना सर कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं आपकी, सेंसर टेक्नोलॉजीज हैं, रेडार टेक्नोलॉजीज हैं, डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, जो एडवांस होती रहती है, R&D होती रहती है। अब वो तो ये कहते हैं ना कि भाई हमारे पास बहुत एडवांस है, ये बात अलग है कि ईरान का भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। पैट्रियट मिसाइल जो उनकी हैं वो फेल होती जा रही एक है, मिनट, डिफेंस के काम फिर मैं फिर से आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ, सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का 70-80% इनोवेशन इसराइल पे डिपेंड करता है, इसीलिए वो इसराइल को इतना ज़्यादा भाव देते हैं। ये जो बात करते हैं अपनी इनोवेशन की, उस तो सारा जो है वो इसराइल के ऊपर, और बाकी वहाँ पे जूइश ब्लॉक कितना पावरफुल है बिकॉज ऑफ इट्स मनी पावर, वो अलग चीज़ है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जो मिलिट्री इनोवेशन भी है वो मैक्सिमम यहाँ होता है, लेकिन वो यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं करते। अभी तो वो कह रहे हैं कि साहब हम अपने इंटरसेप्टर अब हम US में नहीं बनवाएंगे। जो आयरन डोम के इंटरसेप्टर है वो अब हम इंडिया में बनवाएंगे।
तो आयरन डोम तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके लिए भी यूएस इनके ऊपर डिपेंडेंट है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो लैग कर रही है, आपके रशिया को भी लैग कर रही है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तमाशेबाजी हो गई है और ब्यूरोक्रेसी और पता नहीं क्या क्या चक्कर आ गए। तो अब आप ये एक तरफ तो ये चाहो कि साहब की हमसे चीज़ें ले, साहब हमसे F-35 ले। भारत कह रहा भाई F-35 क्यों ले, हम बनाएंगे, अपने आप बनाएंगे, आप हमको टेक्नोलॉजी बेचना चाहो तो बेचो। उसको वो 25 राइडर लगाएंगे, हर चीज़ को जो है वो उसमें अपने जो इंटरेस्ट है वो फिक्स करेंगे। तो भारत ने इसीलिए कोई ऐसी चीज़, बड़ी चीज़ कभी ली नहीं। थोड़ा बहुत शुरू किया था तो बाकी ट्रंप ने आके उसका कार्यक्रम कर दिया। बड़ी चीज़ों में क्या लिया आज तक भारत ने उनसे? भारत ने उनसे आपकी M777 हॉविट्जर्स लिए, ठीक है साहब, जो लाइट वेट वाले जो हॉविट्जर्स हैं, M777 हॉविट्जर्स लिए। भारत ने उनसे ये चिनूक हेलीकॉप्टर लिए, अपाचे लिए, अपाचे में भी नाटक किए उन्होंने बहुत खूब सारे। आपके ये GE लिया, और उसके अलावा ये आप ज़बरदस्ती ये दिखाने के लिए कि हमें कुछ लेना है, तो वो उनकी जो जेवलिन मिसाइल वगैरह है वो उसके लिए कुछ 100 मिलियन का वो चलता रहता है। वो एक समय था जब 14% तक पहुंच गया था, लेकिन अब फिर वो डाउन जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर कोई फेथ नहीं है भारत की। जी, वो तो सर नॉन फैक्टर है कि अमेरिका कभी भी इंडिया को स्ट्रेंथन करने नहीं देगा। लेकिन नहीं वो अगर तो हम अपने देखें तो उनको भी नहीं देता ना, नेटो तक को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान उनका बच्चा है, लेकिन पाकिस्तान को भी नहीं देता, वो तरह तरह के नाटक करता है। आप F-16 का सबसे उनका किस्सा देख लीजिए, वो बेचारे अभी भी 70s के F-16 उड़ा रहे हैं। वही कह रहा हूँ सर, देखिए हमने जो अभी तक टेक्नोलॉजीज ली हैं, हमारा जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इंडिया में डिफेंस में, हमने आर्टिलरी में काफी काम किया, हमने मिसाइल्स में काफी काम किया। हमारा आज भी जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो है हमारा एविएशन इंडस्ट्री। हमने जो हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, हमें ड्रोन्स लिए हैं, हमने अपने प्रोग्राम्स के लिए जेट इंजन की हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी जो एडवांस सिस्टम्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, टेक्टिकल एयरक्राफ्ट्स हैं, स्पेशलाइज अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो अभी हमारी जो डिपेंडेंसी है जो एविएशन सेक्टर में, खासकर जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आज भी हमारी आत्मनिर्भरता नहीं है। तो इसीलिए वो एक एरिया है, या तो हम हर चीज अभी रशिया से ले रहे हैं, उसके बाद हमने फ्रांस के साथ डील करना शुरू किया, थोड़ा नहीं, बहुत अभी हमारा जो अमेरिका। लेटेस्ट टेंडर तीन हुआ है, हैं अभी जो लेटेस्ट जी। टेंडर हुआ है वो तो पूरा का पूरा जो उसमें कोई अमेरिकन मेड एक भी नहीं है। वो C-295 और आपके ब्राज़ील के और दूसरी जगहों के जो कंटेंडर्स जो हैं वो ब्राज़ील के और इंडिया के खुद के। C-295 इंडिया का खुद का यहाँ बनता है, और जो आपके वो टाटा और इसीलिए ना, क्योंकि बोइंग के क्योंकि ज्वाइंट वेंचर अभी है उससे। इसीलिए भारत ने यही तो किया सर। अल्टीमेटली आप फॉरेन करेंसी पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? अब उनको लग रहा है कि ठीक है, उनको भी बाजार चाहिए। आज भारत सबसे बड़ा बाजार है डिफेंस के अंदर। चाइना उनसे खरीदेगा नहीं, रशिया उनसे खरीदेगा नहीं, यूरोप के पास अपनी इंडस्ट्री है। तो सबसे बड़ा बाजार कौन सा है हथियारों में? आज सबसे बड़ा बाजार है भारत। अब भारत का बाजार अगर किसी को भी मिलता है, चाहे वो कोलैबोरेशन के माध्यम से मिले। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना यह है कि हम आपसे अरबों डॉलर का हथियार खरीद रहे हैं, आप हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनाना चाहते? और प्रायोरिटी अगर कोलैबोरेशन की है, मान लीजिए ब्राजीलियन कंपनी को आज तक मौका नहीं मिला था, लेकिन प्रूवन टेक्नोलॉजी है, और इंडिया के में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लोकल पार्टनरशिप में, तो दैट विल बी प्रेफर्ड। रही बात बाकी इंप्रूवमेंट की, तो अगर बेस फ्रेमवर्क आपको मिल जाता है, उसके बाद तो इंप्रूवमेंट करने के लिए आपके पास DRDO भी है, HAL भी है, लोकल टेक्नोलॉजी भी है, इंजीनियरिंग भी है, बाकी आप कर सकते हैं। तो कभी कभार आपको बेसिक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और बेसिक प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाता है तो अपग्रेडेशन होना संभव हो जाता है। इसीलिए चैलेंज यही है। अब अमेरिका से अगर हम डील कर रहे हैं, तो अब ट्रेड बैलेंस आप कैसे करोगे? हमें 50 चीजें चाहिए अमेरिका से
अमेरिका को चाहिए हमारे से। अब आप कहां पे नेगोशिएट करोगे? नेगोशिएट आप ये करोगे कि ठीक है, आप हमारी आईटी सर्विसेज लेते रहिए, टेक्सटाइल लेते रहिए, फूड प्रोडक्ट्स लेते रहिए, मेराइन लेते रहिए, कारपेट्स खरीदते रहिए, ठीक है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, अमेरिका एक बड़ा मार्केट है सर। सबसे बड़ा हमारा चुनौती प्रोडक्ट से ज्यादा डॉलर सप्लाई की है, क्योंकि हमारा तेल डॉलर में आता है। जिस दिन उसका अल्टरनेट हमने ढूंढ लिया, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। समस्या अब इस बात की है कि आपको जब डॉलर चाहिए तो आप कैसे लोगे? कुछ तो बेचना पड़ेगा। अब ट्रंप ऊपर से कंडीशन ये डालते हैं कि ठीक है, आप हम आपसे 50 का लेते हैं, आप भी हमसे $50 बिलियन का ले लो। तो हमें तो क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि 50 बिलियन जो हमने बेचा वही उन्होंने वापस ले लिया। तो ट्रेड बैलेंस में इंडिया को तो कोई गेन है नहीं अमेरिका के साथ। तो आज स्थिति जो हमारी है वो मल्टी फ्रंट्स पे घूमती जा रही है, और जब तक हम अल्टरनेट नहीं ढूंढेंगे डॉलर सप्लाई का, तब तक अमेरिका का दबाव हमारे पे बना रहेगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है भारत के लिए कि जो देश डॉलर रिच हैं, जिनका अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, वहां पे भारत अपना सरप्लस क्रिएट करे, डॉलर में एक्सपोर्ट करे उन देशों को, क्योंकि उनके पास डॉलर सरप्लस है। वो आपको डॉलर दे देंगे, फिर आप उस डॉलर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाके तेल खरीद लीजिए। तो ये जब तक रणनीति नहीं बनेगी तब तक अमेरिका का दबाव इस तरह का हमारे पे जारी रहेगा। तो यही एक, जिसको कहते हैं मैक्रो पॉलिटिकल, जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, उसमें हमारी चुनौती ये है। और ट्रंप का एजेंडा बहुत सिंपल है। उसने कहा मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे पास जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पड़ा है जो आज तक चाइना खरीद रहा था, अब वो चाइना नहीं खरीद रहा है, तो मैं किसको बेचूं? अब इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड कहां मिलने वाला है जिसकी आबादी चाइना के बराबर हो? तो वो बचता है भारत। अदरवाइज अगर आज चाइना सोयाबीन बेचना चाहेगा, मान लीजिए आबू धाबी को या सऊदी अरेबिया को या सिंगापुर को या थाईलैंड को, कितना बेच लेगा? 100 कंटेनर। उसको बेचने 1 मिलियन कंटेनर, तो कहां बेचेंगे वो? तो भारत इसीलिए उनको चाहिए कि जो वहां पे किसान पैदा कर रहे हैं, अब किसान क्यों ज्यादा पैदा कर रहे हैं, लॉजिक इसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्शन है वो अपनी रिक्वायरमेंट से 3 गुना है। अब वो 3 गुना इसलिए वहां किसान करता है क्योंकि एक तो वहां लेबर नहीं है, सारा काम वो करते हैं मशीनों से। मशीनों में वायबिलिटी तब आएगी जब वो एक पर्टिकुलर एरिया को कल्टीवेट करेंगे, विच इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ देयर नीड। अगर वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही अगर मशीन चलाएं तो वो मशीन का किराया भी नहीं दे पाएंगे, ईएमआई भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए उनको खेती ज्यादा करनी पड़ती है ताकि उनकी वायबिलिटी बनी रहे खेतों की। और उस वायबिलिटी का जो सरप्लस आता था वो चाइना खरीदता था। तो एक बड़ा अच्छा इक्वेशन चल रहा था अमेरिका में। किसान को पता था कि मैं सोयाबीन उगाऊंगा, सीजन आएगा, मेरा सारा सोयाबीन ये बड़ी जो ट्रेडिंग कंपनी है, कारगिल वारगिल जैसी बड़ी कंपनियां, ये उठाएंगी और चाइना में डंप करेंगी, और चाइना को चाहिए। ये इक्वेशन स्टेबलाइज था। ट्रंप की शॉर्ट साइटेडनेस से या मूर्खता से, आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं, अमेरिका को रास्ता दिखाने के लिए चाइना ने कह दिया ठीक है भैया, आप अपने नखरे करो, टैरिफ वेरिफ लगाते रहो, मैं जा रहा हूं ब्राजील अर्जेंटीना। उन्होंने वहां कर दिया। उन्होंने कहा, अब ब्राजील अर्जेंटीना ने ये कहा कि साहब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खेती करो, पोर्ट हम बनाएंगे, हमारे जहाज आएंगे ले जाएंगे, हमारी कंपनियां ऑपरेट करेंगी, बस आप माल उगा के उनके हवाले करते रहो। अब बताइए, जब चाइना वहां इंफ्रा में इन्वेस्ट कर रहा है, अब वो वापस क्या अमेरिका जाएगा अमेरिका के दबाव में आके? सवाल ही नहीं। अब जो अमेरिका के पास सरप्लस हो गया वो कहां डाले? ट्रंप का टेंशन ये है। नहीं तो वहां पे सारे के सारे किसान जो हैं वो टेक्निकली बैंकरप्ट होते जा रहे हैं। बैंकों ने उनके जो मशीनें हैं उन पे सीजर नोटिस डाल दिया है, खेतों के ऊपर उनका नोटिस आ गया है कि भैया ये सब तुमने गिरवी रखे थे, अब ये सब बैंक की प्रॉपर्टी होती जा रही है। तो एग्रीकल्चर में बिग क्राइसिस है अमेरिका में। इसीलिए वो डेस्परेट है कि किसी तरह से उनको बड़ा एग्रीकल्चर मार्केट मिले ताकि वो भारत में डंप कर सके। और भारत में प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हम वो चीज नहीं आने देंगे।
अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मान लीजिए हम कहते हैं ड्राई फ्रूट ले लेंगे, उससे ट्रंप की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। ट्रंप को 3 चीजों की जरूरत है, सोयाबीन, मक्का और कॉटन। चलो कॉटन तो वो पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में दाएं बाएं करके भी निकाल देंगे। कॉर्न भी तो है, कॉर्न। वही मैंने कहा ना सर, कॉर्न और सोयाबीन, ये 2 सबसे बड़ी सिरदर्दी है इस समय ट्रंप के गले में। अब इसको जब तक भारत का बाजार नहीं मिलता, इसमें आपने कॉटन बोला था इसलिए मैंने कहा कॉर्न। नहीं, कॉटन भी है क्योंकि कॉटन में सब्सिडी बहुत ज्यादा है। और कॉटन क्योंकि बांग्लादेश को वो दे सकते हैं, इजिप्ट को दे सकते हैं, चाइना को दे सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में है, वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, तो और वो खराब नहीं होता है इतनी जल्दी। आप उसकी जिनिंग करके बेल बना के रख दीजिए, उसका प्रॉब्लम इतना नहीं है। प्रॉब्लम है एडिबल प्रोडक्ट्स का, मक्के का और सोयाबीन का, कि इसको कहाँ रखोगे, इसमें कीड़ा लग जाएगा। और प्रोसेस करके आप रखोगे तो करोगे क्या, तेल निकाल के रखोगे तो तेल खराब होने लगता है। मक्के का क्या करोगे, कॉर्नफ्लेक्स कितना बना के रखोगे सर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो ट्रंप साहब की सोयाबीन और मक्का है। और मक्के को लेकर अब सवाल ये आ रहा है कि भारत सरकार इथेनॉल के चक्कर में अमेरिका से मक्का खरीदेगी। मैंने परसों ही अपने प्रोग्राम में भी ये कहा था, एक टीवी प्रोग्राम पे, कि भारत सरकार को मक्का ना खरीद के अगर बहुत ही मजबूरी हो जाए तो मक्के का इथेनॉल ही खरीद लो यार। आप अभी तेल खरीद रहे हो, पेट्रोल के साथ उसको लिंक कर दो कि 30% कम कर दो, क्योंकि मक्के में जो इथेनॉल में एनर्जी वो पेट्रोल के मुकाबले 30% कम होती है। आप सस्ते में इथेनॉल ले लो, अगर आपको अमेरिका देता है, उसका वहां पे मक्का भी कंज्यूम हो जाएगा, हमें इथेनॉल भी मिल जाएगी। अब मक्का अगर हम यहां लेके आए तो हमारे लिए समस्याएं कई हो जाएंगी। पहली बात तो जीएम मक्का है, आपको कानून बदलने पड़ेंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज जो भारत के मक्के का किसान है, उसका मक्का हमारी लोकल इंडस्ट्री कंज्यूम करती है, पोल्ट्री है, इथेनॉल है, स्टार्च इंडस्ट्री। अब वो जब इंपोर्टेड मक्का इस्तेमाल करने लगेंगी तो भारत के किसान का मक्का कौन खरीदेगा, एक सवाल। दूसरा उससे बड़ा सवाल ये है कि चलो इथेनॉल तो आपने निकाल लिया, दे दिया आपने, पेट्रोल में डाल दिया, जो बचा हुआ डीडीजीएस है उसका क्या करोगे? वो भी तो इकट्ठा हो रहा है आपकी फैक्ट्रियों में, कितना आपके पशु खाएंगे, और आप एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ क्वालिटी रीजन। तो इसीलिए बेहतर यह है कि आप सिर्फ इथेनॉल मंगाओ और उस पर भी कैपिंग कर दो कि भाई जितना हम पेट्रोल खरीद रहे हैं उसका 5, 10, 15% जो भी सरकार को उचित लगता है। अमेरिका से अगर आपको बार्टर ही करना है तो बेस्ट तरीका यह है कि आप इथेनॉल खरीद लो, पेट्रोल खरीदना कम कर दो, क्रूड खरीदना कम कर दो, जो पैसा आप क्रूड में दे रहे हो वो इथेनॉल में दे दो, मक्के के बाजार भी डिस्टर्ब मत करो, आपका भी काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा सरकार को सोच समझ के यहाँ काम करना चाहिए। अगर हमने कमोडिटी इंपोर्ट्स करी तो भारत के किसान का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बात तो ये चल रही है विजय जी कि भारत ने ये निर्णय ले लिया है कि भाई हम तो अब ट्रंप के साथ करेंगे ही नहीं, हम विल वेट हिम आउट। ठीक है, हमने इतना इसके साथ में झेल लिया, थोड़ा और झेल लेंगे, इसके साथ नेगोशिएशन करने ही नहीं है। सर आप तो ये कह रहे हो, 4 दिन पहले आपके कॉमर्स सेक्रेटरी का क्या स्टेटमेंट था? नहीं वो उन्होंने डिनाई किया था, डिनाई किया था वो। नहीं, पॉइंट तो यही है ना, बार बार आप जो मैसेज दे रहे हो वो तो यही दे रहे हो कि भाई यू आर गोइंग एड विद द डील। ऐसा तो नहीं है कि वी आर स्टैग्नेंट, क्योंकि 2 अमेरिका के राजदूत की तरफ से, एम्बेसडर की तरफ से तो स्टेटमेंट आया था कि साहब 99% डील इज फाइनल। तब हमने वीडियो बनाया था कि साहब हाथी निकल गया, 99% तो फाइनल हुए। ये जो 99% वाली चीज है ये तो हम 6 महीने से सुन रहे हैं। तो मैंने वही कहा ना सर, अभी जब 3 हफ्ते पहले उन्होंने ये बोला था तब मैंने यही तो वीडियो बनाया था कि 99% तो निकल गया, मतलब हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। अब वो पूंछ पे कौन कौन लटका हुआ है ये भी समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ फिर पीयूष जी का मैसेज आता है कि एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान। फिर उन्होंने कहा कि हमारी शर्तों के हिसाब से हम साइन करने को तैयार है, सिर्फ मुद्दा जो अटक गया है वो ड्यूटी का अटक गया है कि हमें कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा या नहीं।
जो मंत्री जी का स्टेटमेंट था उसमें सिर्फ ड्यूटी की बात थी और कोई बात नहीं थी। अब जो सेक्रेटरी साहब का मैसेज आया है वो उससे भी आगे है कि सब कुछ फाइनल हो गया है, लूज एंड अब टाइट करने में लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब आप ऐसी बात कर रहे हो इसका मतलब ये है कि क्या एग्रीकल्चर पे भी गिव एंड टेक हो गया है? अब ये कोई बंद नहीं रहा, बता नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि सरकार सोच समझ के काम करेगी, अदरवाइज पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत बढ़ जाएंगे। जी, तो अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें कि साहब कि ये जो हमारी जो गल्फ़ की जो मार्केट है, मैं सुना कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो दुबई में इसमें अनएम्प्लॉयड हो गए और दे फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एंड्स मीट, क्योंकि वहाँ की जो लेबर मार्केट है उसमें कोलैप्स की सिचुएशन है, काम वाम हो नहीं रहे हैं इत्यादि इत्यादि। तो ये जीसीसी को भी डिफ्लेट करने का काम ये मिस्टर ट्रम्प ही कर रहे हैं क्या कि साहब की जीसीसी मार्केट शुड बी डिस्ट्रॉयड? सर, जीसीसी मार्केट अपने आप में ही इस समय बड़ी विचित्र स्थिति में है। अब हो क्या रहा है सर कि एक तरफ तो ईरान के चक्कर में ये फंस गए क्योंकि सब जीसीसी कंट्रीज में अमेरिका के बेस हैं और ईरान ने कह दिया भैया जहां पे अमेरिका के बेस हैं वहां हम अटैक करेंगे। अब लेटली आप देखेंगे तो ईरान के जो अटैक हो रहे हैं वो हो रहे हैं एक तरफ कुवैत और बहरीन में। कुवैत और बहरीन में इसलिए अटैक हो रहे हैं क्योंकि वहां पे अमेरिका का बेसिस सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ अमेरिका बार बार ये धमकी दे रहा है कि हम ग्राउंड ऑपरेशंस करेंगे, तो जहां पे भी ईरान को लगता है कि अमेरिकन फोर्सेस का मूवमेंट है वहां वो अटैक करते रहते हैं ताकि वो अमेरिकन इकट्ठे ही ना हो। तो अटैक मतलब कि आप फिर अटैक कैसे करोगे ईरान पे? जो ग्राउंड अटैक अगर वो सोच भी रहे हैं तो इनको इकट्ठा ही मत होने दो। अब रही बात विद इन जीसीसी, तो बहरीन की तो स्थिति ये है कि अगर अमेरिका वहां से चला जाता है तो बहरीन का फ्यूचर खत्म है। जिस तरह से कुवैत ने अमेरिका को शेल्टर दिया हुआ है, वहां पे बेस बनाए हुए हैं, अब जो इराक के अंदर ईरान समर्थक लोग हैं मुझे लगता है धीरे धीरे वो कुवैत में इंटरफियरेंस शुरू करेंगे, तो कुवैत विल नॉट बी ए स्टेबल टेरिटरी। अब रही बात आपके यूएई की, यूएई बहुत क्लियरली अपने आप को ओपेक से अलग कर लिया क्योंकि उन्होंने कहा इसके चक्रों में मैं पड़ूंगा नहीं, हम अपना ऑयल प्रोडक्शन करेंगे और हम अपना एक्सपोर्ट करेंगे, हमें इनके चक्रों में नहीं फंसना। तो जीसीसी से धीरे धीरे, और उनके पास हॉर्मुज को बाईपास करने का तरीका भी है। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब ओमान पे भी अटैक हो गया है, तो जो पोर्ट था अभी तक जिसपे ओमान में ईरान ने अटैक नहीं किया था, ओमान को भी मैसेज दे दिया कि अगर आपने ईरान के शिप्स को रिफ्यूलिंग करने दी ओमान में से, तो अब हम जहां जहां पे अमेरिकन शिप्स रिफ्यूलिंग के लिए जाएंगे हम उन पोर्ट्स को उड़ा देंगे। तो जो उन्होंने पहला पोर्ट उड़ाया ये वही पोर्ट था जहां पे अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को रिफ्यूलिंग होती थी। तो कहने का मतलब ये है सर कि मैसेज बहुत क्लियर है ईरान की तरफ से कि जब तक अमेरिका जीसीसी में रहेगा शांति मुश्किल है। और इनडायरेक्टली मैसेज अब ये जा रहा है कि साहब जब तक अमेरिका है अशांति रहेगी। मजबूरी ये है कि अगर अमेरिका को रखते हैं तो ईरान का टेंशन लगा रहता है और अमेरिका को निकालते हैं तो लोकल अपराइजिंग का टेंशन लगा रहता है, क्योंकि जितने भी राजघराने परिवार है वहां पे वो बहुत पॉपुलर तो नहीं है। तो अगर अरब स्प्रिंग जैसा दोबारा मूवमेंट शुरू हो गया किसी भी कारण से, चाहे वो चाइना करवाए चाहे रशिया करवाए, क्योंकि ये जो बड़े राजघराने परिवार हैं ये सब अमेरिका के साथ हैं। अगर चाइना को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है जीसीसी में और अमेरिका वहां वीक होता है तो चाइना को लोकल पॉपुलेशन को जो रूलिंग क्लास है उसके अगेंस्ट खड़ा करना है और 2 हफ्ते में वो काम भी हो जाएगा। क्योंकि कहां जाओगे आप, छुपने की जगह तो है नहीं, सबके पास अपने अपने प्लेन है। अगर उनको लगा कि जान का खतरा है अपने डॉलर वो ट्रांसफर करेंगे, फ्लाइट उठाएंगे, कोई पेरिस कोई लंदन कोई कहीं जाके बैठ जाएगा। तो स्थिति काफी नाजुक है। और रही बात उसके बाद ऑयल की, तो ऑयल का मार्केट तो इंडिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है, कोरिया भी है। तो जो भी सत्ता में आएगा चाइनीज
और बाकी रशियन टेक्नोलॉजी, चाइनीज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को करके ये लोग जीसीसी में अपना काम चला लेंगे। तो अब स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है जीसीसी। अमेरिका छोड़ना चाहता है क्योंकि खर्चा बहुत बढ़ रहा है, रहना इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि ईरान जीने नहीं दे रहा। तो इस जीसीसी विल बी लाइक ए अनस्टेबल इकोसिस्टम एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years। उस चक्कर में जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा था जीसीसी में, क्योंकि जीसीसी को अभी तक हम मान रहे थे कि रिसोर्स रिच और सेफ डेस्टिनेशन है, अब वो दोनों ही चीजें खत्म हो गई। तो अब वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो काम कौन देगा? तो जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पे करीब 10 मिलियन टोटल अगर हम लगाएं, करीब 1 करोड़ के आसपास, उनकी स्थिति अब यह हो जाएगी कि जब नया इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, मॉल्स नहीं चल रहे हैं, एयरलाइंस में रिडक्शन है, पोर्ट्स खत्म हो रहे हैं। अब जबल अली सेठ परेशान होकर दुबई ने अब ये कहा है कि हम साहब जो अरेबियन सी में पोर्ट है वहां पे उसको मेन ट्रांजिट हब बनाएंगे, तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको शिफ्ट करना पड़ेगा या रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो चैलेंजेस तो हैं। तो अब भारतीय के लिए दोनों प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट भी है, सेफ्टी भी है, और एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेमिटेंस, हमें वहां से ऑन एन एवरेज $100 बिलियन के आसपास रेमिटेंस आता था पूरे गल्फ एरिया से। तो ये सब चैलेंजेस तो सर रहेंगे। और फिर एनर्जी सप्लाई भी वहीं से ही है, चाहे वो क्रूड हो, एलएनजी हो, हमारा फर्टिलाइजर वहां से आ रहा है। तो डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा है। और अगर जीसीसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, एक हमारा सबसे बड़ा जो खतरा आएगा वो आएगा रूपी वैल्यूएशन, डिवैल्यू हुआ बहुत तेजी से। ऑलरेडी हम वापस 96 के करीब पहुंच रहे हैं, 96 आज तो 96.65 है, 96.65। हाँ, तो ऑल टाइम हाई हो गया सर। पिछली बार भी 95-65 था, 66 था, आज भी हम उसके आसपास है। तो ऑल टाइम लो अगेंस्ट डॉलर आज हम चल रहे हैं। अब यही हाल रहा तो आप समझिए कि जो हम पिछली बार भी बात कर रहे थे कि दिवाली से पहले क्या शतक मनाएंगे मोदी साहब, क्योंकि अब इंपोर्ट बढ़ेगा। चाइना का जैसे ही हमारा फेस्टिवल आएगा चाइना से इंपोर्ट बढ़ेगा, और जब इंपोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। और अगर हुर्मुज अभी तो बंद है, अब यमन की एंट्री हो गई। यमन अगर मान लीजिए रेड सी को बंद कर देता है तो तेल को 120-150 होने में कितनी देर लगती है? दुनिया का 30% मूवमेंट रुक जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर रुपया हो गया 120, मतलब आपका क्रूड हो गया 120, तो रुपए का डिवैल्यूएशन कितना तेज होगा सर? तो चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, रेमिटेंस कम होगा, इंस्टेबिलिटी आने वाली है, सप्लाई ऑयल्स की नहीं है, फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम्स हैं, शिपिंग की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, हम जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो रेट बढ़ जाएंगे, हमारा जो शिपिंग इन्फ्लेशन मतलब इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। गल्फ हमारा बहुत बड़ा बाजार था कमोडिटीज का, वो खत्म हो रहा है। तो भारत के लिए डिपेंडेंसी जो जीसीसी में थी वो बहुत ज्यादा है, तो हम तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ओवरऑल अब देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मोदी साहब और उनकी टीम सोच रही होगी कि इस समस्या से कैसे निकले। क्योंकि ट्रंप को अगर आप कहते हो कि भाई हमारी सुन लो यार दिक्कत हो रही है, तो ट्रंप तो सीधा सा कहेगा फिर एग्रीकल्चर बाजार खोल, तो वो तो व्यापारी आदमी है, उसको क्या लेना देना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की इस समय बार्गेनिंग पावर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और इसीलिए मैं बोलूंगा तो बहुत सारे हमारे बीजेपी समर्थक मेरे को गालियां भी देंगे। जो मेक इन इंडिया मोदी जी ने 2015 में शुरू किया था, उस पे अगर ढंग से ध्यान दिया होता तो आज हम इतने बुरे हाल में नहीं होते। हमने घोषणाएं करी, एक्शन प्लान और इम्प्लीमेंटेशन प्लान मोदी जी की तरफ से बहुत बड़ी कमजोरी रही, और उसकी कीमत आज हम उठा रहे हैं। ओके, तो चलिए एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ आपसे। ये जो अभी कल एक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है, तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, इसकी क्या वायबिलिटी है इन द लॉन्ग रन? बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है।
इनफैक्ट मुझे लगता है कि जहां जहां पे भी जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, क्योंकि हाइड्रोजन को हैंडल करना थोड़ा रिस्की है, इट इज हाई प्रेशर फ्यूल है। अगर ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत हाई प्रेशर फ्यूल है, इसीलिए हर जगह आप इसके सेंटर्स नहीं बना सकते। इट इज लाइक हैंडल विद केयर वाला खेल है। तो अभी क्योंकि जिंद के पास वहां पे इन्होंने हाइड्रोजन का ऑप्शन बनाया है, तो जिंद से लेकर सोनीपत तक ये 79 किलोमीटर का जो रास्ता है, इसको चलाया है, अच्छी बात है। जहां जहां पे भारत सरकार हाइड्रोजन बेस बना सकती है, और मुझे लगता है ऐसे 10-15 इंपॉर्टेंट एरियाज हो जहां पे हैवी ट्रैफिक हो, वहां पे सरकार को इस तरह के हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस बना के, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, खासकर रेलवे को, क्योंकि ट्रक में भी क्या है कि आप कर तो सकते हैं लेकिन रोड एक्सीडेंट्स वगैरह का थोड़ा सा खतरा रहता है। ट्रेन्स में और खासकर गुड्स ट्रेन में अगर हम इसको यूज करेंगे तो एक बहुत बड़ा रिलीफ हमें मिल सकता है। एक ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो शिपिंग इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि भारत सरकार को ये जो रेलवे का एक्सपीरियंस है, इसको हमारे जितने भी शिप यार्ड्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए कि जितनी भी हमारी शिप्स हैं, हैवी शिप्स हैं, उनको हाइड्रोजन पे ले जाएं, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। कारण क्या है सर उसमें कि आपके पास पानी पे तो जहाज चल ही रहा है, आपको डिसैलिनेशन प्लांट लगाना है, आप क्लीन वाटर पानी का वही समुद्र में बना सकते हो, उसी पानी को आप वो तो इलेक्ट्रोलाइज करके हाइड्रोजन निकाल लो, डिसैलिनेशन हाइड्रोजन को प्लांट तो प्रेशराइज करके यूज कर लो। तो एक बहुत अच्छी इकोनॉमी जो आपकी क्रूड पे डिपेंडेंसी है, उसको आप, जो हैवी कंजम्पशन आइटम है, उसको आप कम कर सकते हो। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन ये मेरे को लगता है कि सरकार ने ऑलरेडी सोचा भी होगा। ये जो कल का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, अगले 6 महीने में देखेंगे जो भी थोड़ी बहुत कमियां, खासकर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ वेरी हाई प्रेशर चैम्बर, इसकी सेफ्टी अगर हम सुनिश्चित कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये मेरे को लगता है कि इस तरह के छोटे बहुत इस पे टाइम मिलेगा। आप अभी जो इन्होंने बनाई है वो 3200 हॉर्स पावर की रेटिंग है इसकी, 3200 हॉर्स पावर, ये जो अभी चलाई है। शिप का इंजन तो 30,000 से कम का होता नहीं है। नहीं सर, मेरा कहना है उतना बड़ा ना करके छोटे छोटे बहुत सारे कार्गो शिप्स है ना सर। आपको आपका मतलब कि कांडला से कोचीन जाना है, कोचीन से आपको कलकत्ता जाना है, कलकत्ता से चेन्नई जाना है, विशाखापट्टनम से कोचीन जाना है, 50 शिप्स है। अगर वो सस्ता पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन, तो अहमदाबाद से बाई रोड कलकत्ता जाने की जगह अहमदाबाद से जाना पड़ेगा आपको कांडला या मुंद्रा पोर्ट, वहां लोड करके बाई शिप आप ले जाओ उसको चेन्नई, दैट विल बी मच चीपर। तो कहने का मतलब क्या है कि सर इस तरह के अगर नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूल कॉस्ट विल, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है सर? बिकॉज ऑफ फ्यूल, हमारा फ्यूल इज एक्सपेंसिव। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। फ्यूल इकोनॉमी जो भारत की है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ हम क्या, हमारे साथ देखिए ट्रेजेडी क्या हो रही है सर। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब इथेनॉल देंगे। इथेनॉल टेक्निकली इज मोर एक्सपेंसिव देन फ्यूल, पेट्रोल। पेट्रोल आपको पड़ता है 52-53 रुपए, मैक्सिमम 55 रुपए आज। इथेनॉल आपको पड़ रहा है 65 रुपए। आप 55 रुपए के पेट्रोल के अंदर 65 रुपए का इथेनॉल मिला रहे हो, और फिर उस पर लगा रहे हो टैक्स, और वो बेच रहे हो आप 100 रुपए में। आप 100 रुपए का जैसे ही पेट्रोल या डीजल बेचते हो, तो जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो आप बाजार में फिर कंपटीशन से बाहर हो जाते हो बिकॉज ऑफ हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। आप लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना चाहते हो तो आपका टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति में हम फंसे हुए हैं भारत में। इसका एक ही तरीका है कि हमें चीपर फ्यूल्स पे जाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कैन बी ए वेरी गुड थिंग फॉर मास मूवमेंट, चाहे वो वाटरवेज हो। मैं तो कह रहा हूं कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि मिलियन टन का शिप बनाना है। आपको जहां जहां पे भी वाटरवेज हैं या जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन है,
आप धीरे धीरे उन सबको हाइड्रोजन पे ले आइए ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके सर, तो आज की चर्चा को अब यहीं पे देते हैं विराम। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, विजय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।